मैं डरी हुई थी और आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तभी वह मुझे जबरदस्ती कार में बिठाकर अपने साथ लेकर चलने लगा। अब मुझे यकीन हो गया था कि वह मुझे मारने के लिए ही ले जा रहा है। मेरा खून खौल रहा था और मैंने सोच लिया था, अगर उसने मुझे मारने की कोशिश की तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी जबरदस्ती मेरी बहन के कातिल के साथ करवा दी। मैंने अपने मम्मी पापा के सामने बहुत ही हाथ पैर जोड़े, मुझे इस दलदल में मत धकेलो, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। और फिर सुहागरात के दिन ही मेरी बहन के कातिल, जो कि अब मेरा पति बन चुका था, मेरे साथ ऐसा किया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर मैं दुल्हन बनकर कमरे में पति राहुल का इंतजार कर रही थी। तभी मेरे जीजा मेरे कमरे में आए, क्योंकि मेरी शादी मेरी जीजा से हुई थी। मेरे घर में यह सिर्फ मैं ही जानती थी कि मेरी जीजा ने ही मेरी बहन को मार डाला था। मैं मेरी बहन के छोटे से बेटे की वजह से मैं जीजा से शादी करने के लिए मजबूर हो चुकी थी। और अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति को मारकर अपनी बहन की मौत का बदला लूंगी। मैं अपने पति राहुल से बहुत ही नफरत करती थी। मैंने शादी मजबूरी में अंश के लिए की थी। राहुल का बहुत बड़ा कारोबार था, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। गाड़ी बंगला 3 फैक्ट्रियां सब कुछ था। इसलिए मेरी माँ ने मेरी शादी फिर मेरे जीजा यानी राहुल से करवा दी। मुझे याद है जब भी दीदी घर पर आती थी, मुझे सारी बातें बताती थी, किस तरह से राहुल उसे कमरे में बंद करके उस पर जुल्म करता है और आदमी से जानवर बनकर अपने सारी हैवानियत को पार कर जाता है। वह मेरी दीदी पर कितना जुल्म करता था, उसका सबूत मेरी दीदी के शरीर पर बने जख्मों के निशान से मुझे पता चल रहा था। लेकिन वह सबके सामने इतना अच्छा होने का दिखावा करता था। कोई भी मेरी दीदी की बातों पर विश्वास ही नहीं करता था और न कोई मानने को तैयार होता था कि राहुल इस तरह का इंसान है। मेरी बहन ने मुझे यह भी बताया था कि राहुल उसे मारने का प्लान बना रहा है। मैं चाहती थी कि यह बात अपने मम्मी पापा को बताऊं, लेकिन दीदी ने मुझे कसम दी थी कि यह बात मैं घर में किसी को भी नहीं बताऊं, क्योंकि वह खुद सब कुछ ठीक करना चाहती थी। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ और फिर एक दिन अचानक से मुझे पता चला कि राहुल ने अंश को उसकी दादी के पास छोड़कर मेरी बहन के साथ पहाड़ों पर घूमने जाने की योजना बनाई। और फिर उसके बाद मेरी बहन हमेशा हमेशा के लिए मुझसे अलग हो गई। मेरी बदकिस्मती थी कि मैं आखिरी बार अपनी बहन का चेहरा भी नहीं देख पाई थी, क्योंकि उसकी तो लाश भी नहीं मिली थी। जब राहुल वापस आया तब मैंने देखा था, उन्होंने केवल थोड़ी सी ही चोट लगी थी। वहां मेरी बहन की लाश लवारिस पड़ी हुई थी और हम यहाँ घर में राहुल की खिदमत कर रहे थे। यह सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। तभी मुझे याद आया कि मेरी बहन जाते समय खुश होने के बजाय परेशान लग रही थी और मुझे यहाँ तक कहा था कि माही, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे अंश का ख्याल रखना और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना। अब मैं अपने जीजा को शक भरी नजरों से देख रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस एक्सीडेंट में उनको थोड़ी सी चोट लगी और मेरी दीदी की जान ही चली गई। जरूर राहुल ने ही मेरी बहन को मारा होगा। लेकिन मेरे परिवार वालों तो राहुल को कुछ कहने की बजाय उन्हें दिलासा दे रहे थे। राहुल से दीदी की मौत के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा गया था। मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि मेरे अलावा किसी ने नहीं सोचा कि घटना तो दोनों के साथ घटी थी। फिर मेरी बहन ही क्यों जान चली गई। जब सारे रिश्तेदार लोग फोन करके मम्मी पापा से दीदी के बारे में पूछने लगे, तब मेरे मम्मी पापा ने यही बताया जो कि राहुल जीजा ने उन्हें बताया था। लेकिन मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बहन को मारने के लिए राहुल ने एक सोची समझी साजिश रची थी, क्योंकि पहले हमेशा जब भी दीदी और जीजा जी बाहर जाते थे, अंश को अपने साथ लेकर जाते थे। लेकिन इस बार तो वह पहले से ही अंश को अपनी दादी के पास छोड़ आए थे। जब मैंने अपने मम्मी पापा को इन सब के बारे में बताया, सभी मुझ पर ही गुस्सा होने लगे और कहने लगे, तुम अपने सीधे साधे जीजा पर झूठे आरोप लगा रही हो। फिर अब मैं उनके सामने बिल्कुल चुप होकर रह गई थी। लेकिन फिर भी जब भी जीजा घर पर आते, मैं मौका देखते ही उनसे पूछने लगती थी, एक्सीडेंट तो आप दोनों का हुआ था, तो आपको इतने कम चोट कैसे लगी। मैंने जब अचानक से सवाल राहुल से पूछा, वो चौंक गए और इधर उधर देखने लगे। तब मैंने उन्हें कहा कि छुपाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी बहन ने जाने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था। मेरी यह बात सुनकर राहुल का चेहरा फीका फीका पड़ गया था। उसके चेहरे पर भाव से पता चल रहा था, वो परेशान लग रहा था। फिर अचानक राहुल ने कहा, अगर तुम्हें सब पता है तो अच्छी बात है और बेहतर होगा कि तुम चुप रहो और किसी को कुछ ना बोलो। और हाँ, आगे से तुम इस बारे में मुझसे कोई भी सवाल नहीं करोगी। राहुल का ऐसा रूखा जवाब सुनकर मैं फटी फटी आंखों से उसे देखते रह गई। राहुल जीजा जी ने हमारे घर पर आना बंद कर दिया था
और कुछ दिन बाद अंश को भी हमारे घर से ले गया था। मेरे घर में अब सब लोग नॉर्मल हो गए थे, लेकिन मैं अपनी दीदी को पल भर के लिए भी भूल नहीं पा रही थी। राहुल की बातें मुझे परेशान कर रही थी। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था और यह भी कहा था कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। और उनकी बात सच भी साबित हुई, क्योंकि घर में किसी ने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया और सबको राहुल की बातों पर पूरा भरोसा हो गया। और फिर करीब 1 महीने बाद मेरे मम्मी पापा ने यह फैसला किया कि मेरी शादी मेरे जीजा से कर देनी चाहिए। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं उस आदमी के साथ अपना जीवन कैसे बिता सकती थी जिसके साथ मेरी बहन ने रोते अपनी जिंदगी बिताई थी, जिसने मेरी बहन को मार डाला था। लेकिन मेरी बहन का 3 साल का बेटा अंश अब बीमार रहने लगा था और मेरे मम्मी पापा चाहते थे उसे माँ का प्यार मिले। सबका कहना था कि माँ के बाद मौसी के अलावा कोई भी अंश को माँ के जैसा प्यार नहीं दे सकता है। इसलिए हर कोई इस बात पर जोर दे रहा था मैं राहुल से शादी कर लूं, क्योंकि अंश को माँ जैसा प्यार सिर्फ मैं ही दे सकती थी। मैंने मम्मी पापा को समझाने की काफी कोशिश की और उन्हें समझाया कि मैं अंश को यहाँ पर लाकर भी माँ के जैसा प्यार दे सकती हूँ। इसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है, उसे माँ का प्यार तो यहाँ भी मिलेगा। सिर्फ इसलिए क्यों मेरी शादी जीजा से करवानी है। लेकिन राहुल अंश को अपने से दूर करने को तैयार नहीं था। मेरे परिवार के सभी लोगों ने मुझ पर दबाव डाला और फिर राहुल से मेरी शादी कर दी और मैं पिता होकर राहुल के साथ उनके आलीशान बंगले पर पहुंच गई। मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि मेरे घर में कोई भी राहुल की हकीकत नहीं जानता था। मुझे डर भी लग रहा था कहीं मेरी जिंदगी भी मेरी बहन जैसी ना हो जाए और शायद कहीं मुझे भी दर्दनाक मौत ना मिले। मैं दुल्हन बनकर राहुल के कमरे में बैठी रो रही थी। अंश मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था। वह मुझे गले लगाकर मेरे पास ही सो गया। जब राहुल कमरे में आए तो अंश को मेरे पास सोता देखकर कुछ देर तक अंश के सिर पर हाथ फेरते रहे। फिर वो उसे दूसरे कमरे में ले गए। अब मेरा दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से कहीं भाग जाऊं और किसी सुरक्षित जगह पर जाकर छुप जाऊं, जहां राहुल की नजर मुझ पर ना पड़े। मुझे राहुल से बहुत ही नफरत हो गई थी, क्योंकि वो मेरी बहन का हत्यारा था। मैं उसे पति के रूप में कैसे स्वीकार कर सकती थी, लेकिन मैं मजबूर थी और मुझे अब यही उनके साथ रहना था। अंश के लिए मुझे अब यह सब कुछ सहन करना ही था। मेरी माँ ने मुझे समझाकर भेजा था कि अगर मैं अपने पति की बात नहीं मानूंगी या उनका सम्मान नहीं करूंगी तो मेरी ही घर का माहौल खराब हो जाएगा। साथ ही मेरी बहन ने भी मरने से पहले मुझे कहा था अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो मैं अंश का ख्याल रखूंगी। और मैं सिर्फ अंश के लिए खुद को यह जहर पीने के लिए तैयार कर रही थी। मैं अपने इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई थी। जब राहुल कमरे में अंदर आए, मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी राहुल मेरे पास ना आए, ताकि मुझे उनको मना न करना पड़े। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि राहुल को एक भयानक बीमारी हो गई है, जिसके कारण वह मेरी बहन के पास नहीं आते थे। मुझे मेरी बहन की बहुत याद आ रही थी। मैं उदास हो गई थी और रोने लगी। मुझे रोता देखकर राहुल ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा यहाँ पूरा ख्याल रखा जाएगा। तुम्हें यहाँ कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बस बदले में इतनी ही चाहत है कि अंश बिल्कुल ठीक से रहे। तुम उसे माँ का प्यार दो और एक अच्छी माँ बनकर उसका ख्याल रखो, ताकि मेरे बेटे को अपनी माँ की कमी का एहसास ना हो। राहुल की बातें सुनकर मैं उसे देखती ही रह गई और मैं उसे कहना चाहती थी कि अगर तुम्हें अपने बेटे की इतनी ही चिंता थी तो अपनी निर्दोष पत्नी को क्यों मार डाला, क्यों अपने मासूम बेटे से उसकी माँ को छीन लिया। और अब तुम्हें बेटे की इतनी चिंता हो रही है। लेकिन मैं राहुल को कुछ भी नहीं बोल पाई और अब राहुल कमरे से बाहर चले गए। मुझे अपनी बहन की याद आ रही थी, जो सारा दिन अपने बेटे के साथ रहती थी। लेकिन पता नहीं कि अंश उनसे दूर क्यों रहता था। आज मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों होता था, क्योंकि राहुल ही अंश के मन में मेरी बहन के लिए नफरत पैदा कर रहे थे और अपनी जिम्मेवारी निभाकर यह साबित करना चाहते थे कि केवल वही एक है जिसे अंश की परवाह है, किसी और को नहीं। मैं दिन भर अंश की देखभाल करती थी, लेकिन फिर भी राहुल ने यह कहा कि मुझे अंश की कोई परवाह नहीं है। मैं कई दिनों तक अंश के साथ उसके कमरे में ही रही, उसकी देखभाल करती रही। मैं भी राहुल के साथ उनके कमरे में ना रहकर अपना गुस्सा और नाराजगी उससे जता दी थी। मैं उनके खाने पीने से लेकर बाकी सारी जिम्मेदारियां उठाती थी, लेकिन उनके कमरे में नहीं जाती थी। इस बात का इतना असर हुआ कि एक दिन राहुल मेरे पास आए और कहा, माही तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती वो अंश के पास चले गए। मैं भी तैयार हो रही थी कि अंश मेरे पास आया और बोला, माँ कहाँ जा रही हो। राहुल ने उससे जो कहा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह अंश से कह रहे थे कि तुम्हें दादी के यहाँ छोड़कर मुझे तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा।
क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर मैं चौंक गई और मैंने राहुल से पूछा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों ले जाना चाहते हो? उसने कहा, मैंने अंश को बेवकूफ बनाने के लिए कहा था, क्योंकि हम अंश को वहां पर नहीं ले जा सकते हैं जहां हम जा रहे हैं। मैं डर के मारे वहीं खड़ी रह गई, क्योंकि मुझे याद आया कि मेरी बहन को भी राहुल इसी तरह घर के बाहर ले जाकर अकेले में मार दिया था। मैं डरी हुई थी और आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तभी राहुल मुझे जबरदस्ती कार में बिठाकर अपने साथ लेकर चलने लगे। अब मुझे यकीन हो गया था वह मुझे मारने के लिए ले जा रहे हैं। मेरा खून खौल रहा था। मैंने सोच लिया था कि अगर उसने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं लड़ूंगी और उसे ही मार डालूंगी और अपनी बहन की मौत का बदला लूंगी। राहुल मुझे पहाड़ों वाले एरिया में लेकर आ गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अब मुझसे उब चुके हैं, इसलिए अब वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जैसे मेरी बहन से छुड़ाया था। एक जगह पर पहुंचकर राहुल ने कार रोक दी और मुझे कार से बाहर निकलने के लिए कहा। मैं चुपचाप कार से बाहर निकली। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक गली में ले गया। मैं घबराते हुए उनके साथ चल रही थी और फिर एक छोटे से घर के सामने जाकर रुक गए और उस घर का दरवाजा खटखटाया। मैं हैरान होकर यह सब देख रही थी। तभी उस घर से एक जवान लड़का बाहर आया। वह राहुल को देखकर परेशान हो गया। फिर राहुल मेरा हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गए, जहां बिस्तर पर एक औरत सो रही थी। हमारी आवाज सुनकर जैसे उसने पलटकर देखा, मेरे तो होश उड़ गए। वह कोई नहीं बल्कि मेरी बहन थी। मेरी बहन मुझे अपने सामने देखकर डर गई थी। फिर राहुल ने जो बात मुझे बताई वह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। राहुल ने बताया कि लड़का श्याम है। यह मेरी कंपनी में काम करता था और अक्सर घर पर आते रहता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी बहन को श्याम से प्यार हो गया है। यह दोनों मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे थे और दोनों शादी करना चाहते थे। प्यार में अंधी होकर तुम्हारी बहन अंश से भी दूर हो चुकी थी। ये उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी और छोटी छोटी बातों में उस पर गुस्सा किया करती थी। कभी कभी तो उस पर हाथ भी उठा लिया करती थी। माँ का प्यार न मिलने पर अंश ने अपनी माँ से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। तब से तुम्हारी बहन ने अपना विचार बदल दिए और तैयार होना, साफ सुथरा रहना सब बंद कर दिया था। वह बिखरे बालों वाली हालत में रहती थी और कहती थी, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। फिर तुम्हारे लिए सच कर क्या करूं? तुम्हारी बहन ने तो यहाँ तक का कह दिया कि मुझे तलाक दे दो, मैं श्याम से शादी करना चाहती हूँ। मैंने उसे बहुत समझाया कि हमारा एक छोटा बेटा भी है, तुम उसके बारे में तो सोचो, तुम्हारे बिना कैसे रहेगा। लेकिन उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया, वह तुम्हारा भी तो बेटा है, तुम उसकी जिम्मेदारी ले लो। मैं अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। मैं अंश के लिए तुम्हारी बहन को सही रास्ते, लेकिन तुम्हारी बहन ने तो कसम खाकर रखी थी वह मुझे तलाक देकर श्याम से शादी करना चाहती है। एक दिन जब मैं घर आया तो देखा वह अंश को बुरी तरह से पीट रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया, लेकिन फिर मैंने उससे माफी भी मांगी। मुझे अब तुम्हारी बहन से नफरत हो गई थी, क्योंकि एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो मैंने तुम्हारी बहन और श्याम को एक साथ मेरे कमरे में रंगरेलियां मनाते देखा, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए मैंने ये बात तुम्हारे माता पिता को बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि जो अपने बेटे और पति का नहीं हुआ वो अब हमारे लिए भी मर चुकी है। अब तुम उसके साथ कुछ भी करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद भी मैंने तुम्हारी बहन को बहुत समझाया, लेकिन वह मेरे साथ रहने को तैयार ही नहीं थी। और फिर ऐसी पत्नी को रखकर मैं करता भी क्या? इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया और श्याम के साथ भेज दिया और सबको बता दिया कि वो पहाड़ से गिरकर मर गई है। और यह हकीकत तुम्हारे मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा भी जानते हैं। फिर मैंने कहा, इसलिए उन्होंने आपकी शादी मुझसे कराई। सारी सच्चाई सुनने के बाद मैंने अपनी बहन की ओर देखा, वह सर झुकाए खड़ी थी। मैंने उससे कहा, मुझे तो तुम्हें अपनी बहन कहते हुए शर्म आ रही है। तुमने ना अपने बेटे की परवाह की और ना ही मम्मी पापा की इज्जत की परवाह। और आज के बाद से मेरे साथ भी आपका कोई रिश्ता नाता नहीं है। आपने मुझे कितना झूठ बोला और अपने पति को बदनाम किया। मैंने तो आपके खातिर राहुल को मारने के बारे में भी सोच लिया था। अब मैं अपनी आंखों में आंसू लेकर राहुल की तरफ देखे और मन ही मन सोचा कि जिसे मैं इतना गलत समझ रही थी, उस आदमी ने आज तक मेरी बहन का सच दुनिया के सामने नहीं आने दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे माता पिता की इज्जत मिट्टी में ना मिले। राहुल ने तो मेरी नफरत के बदले में मुझे सिर्फ प्यार और सम्मान ही दिया था। मैंने अपनी बहन की ओर देखते हुए कहा कि आज से तुम सच में मेरे लिए मर गई हो। मेरी बहन मुझे और राहुल से माफी मांग रही थी, लेकिन हम दोनों उसे कोई जवाब दिए बिना घर आ गए। सच्चाई जानने के बाद मैं राहुल और अंश के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। मैंने राहुल पर शक करने के लिए उससे माफी भी मांगी और उसने मुझे माफी कर दिया।
लेकिन मुझे एक वादा करने को कहा कि मैं कभी भी अपनी बहन की तरह उसे धोखा नहीं दूंगी। मैंने उनके वादा देते हुए कहा, सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती है। मेरी बहन माँ होकर भी अपने बेटे को अकेला छोड़कर चली गई और मैंने अंश को जन्म भी नहीं दिया था। फिर भी मैं उसे माँ से बढ़कर प्यार करती थी ताकि उसे कभी भी मेरी बहन की याद ना आए। आज मैं अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हूँ। राहुल भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया है और हमारा परिवार पूरा हो गया है। अब मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे ही मेरी दुनिया है और मैं अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश हूँ। आज की कहानी से यही सीखने को मिलता है कि आंखों देखी और कानों सुनी हर बात सच नहीं होती। कभी कभी हमारे अपने ही हमारे सामने ऐसा झूठ का पर्दा बना देते हैं कि सच सामने होते हुए भी हमें नजर नहीं आता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।